गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उदारवाद की शुरुआत करेंगे। हमने मार्क्सवाद या मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा पहले की है। आज हम उदारवाद पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और आरंभ में हम उदारवाद की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, जिसमें उदारवाद का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ, परवान चढ़ा, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज उदारवाद के अंतर्गत पहले लेक्चर में हम उदारवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है। हालांकि इसके कुछ ट्रेसेस हमें ग्रीस में प्राचीन काल में भी मिलते हैं। अरिस्टोटल ने समष्टिवादी व्यवस्था जिसका प्रतिपादन प्लेटो ने किया था, उसके विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया देते हुए व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की थी। लेकिन उन्हें उदारवाद का प्रवर्तक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया और साथ ही साथ उन्होंने दास प्रथा को भी एक लीगल इंस्टीट्यूशन, एक वैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार किया था। और एक बात महत्वपूर्ण थी कि वो मनुष्य के बीच एक बड़ा भेद कर रहे थे और वह ग्रीस के लोगों को संसार के अन्य भाग के लोगों से ज़्यादा सुपीरियर, तो एक नस्लवाद का भेद भी था, इसलिए उन्हें उदारवाद का प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद जब सिकंदर ने संसार जीतने का अभियान प्रारंभ किया, तब से जो है मानव के बीच भिन्नता समाप्त हुई। मानव को मानव के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था और आगे चल कर के एपिक्यूरियन और स्टोइक्स जो थे उनके द्वारा भी मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन व्यक्ति के इस स्वीकार्यता के बावजूद उदारवाद एक आधुनिक चिंतन है और इसीलिए हम इनके इतिहास को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाकर के नहीं, आधुनिक काल के शुरुआत के साथ ही उदारवाद की शुरुआत मानते हैं। और इसीलिए उदारवाद के विकास में सबसे पहला अहम पड़ाव जो है वो था पुनर्जागरण काल का। हम जानते हैं कि पुनर्जागरण काल यूरोप में प्रारंभ हुआ 16वीं शताब्दी में और यह पुनर्जागरण मध्यकाल के तिरस्कार या मध्यकाल को अलविदा कहने की शुरुआत थी। वो मध्यकाल जिसमें चर्च का वर्चस्व था, चर्च के माध्यम से पादरियों की सत्ता का वर्चस्व था और सबसे बड़ा चिंतन के आधार पर जो है वो अबुद्धिवाद, भाग्यवाद, नियतिवाद और सबसे ऊपर एक सार्वभौमिक नैतिकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इन पूरी चिंतन धारा में मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कोई कामना नहीं थी। मनुष्य को परमात्मा के संसार के एक डिजाइन में एक भूमिका दी गई थी और भूमिका देने वाला, तय करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि परमात्मा था। इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कोई कल्पना मध्यकालीन चिंतन में नहीं था और इसी मध्यकालीन चिंतन को चुनौती दी पुनर्जागरण ने। पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में होती है। ग्रीस काल और रोमन काल के पुराने चिंतन को, जो बुद्धिवादी चिंतन था, तर्क पर आधारित चिंतन था, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है और यूनानी और रोमन बुद्धिवादी और तार्किक परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो पुनर्जागरण काल में जो पहली स्वीकार्यता है वह है बुद्धि की, विवेक की, दूसरी तर्क की, तीसरी इहलौकिक जीवन, इसी जीवन के सत्यता की, और फिर चौथी चीज जो स्वीकार की गई
वह है व्यक्ति सापेक्ष नैतिकता की। व्यक्ति तय करेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो इन्हीं आधारों पर पुनर्जागरण का जो फेज था, उन्होंने इस सभी चीज़ों को स्थापित किया और इसी के आधार पर जो है जो कल्पना की गई उदारवाद में कि व्यक्ति जो है वह बुद्धिवादी है या बुद्धिपरक है और इस बुद्धि का इस्तेमाल वो करके अपने बारे में जो निर्णय लेगा वो किसी और के द्वारा लिए गए निर्णय से बेहतर होगा और इसी के आधार पर व्यक्ति की सत्ता को स्थापित किया गया। व्यक्ति के स्वयं पर संप्रभुता को स्वीकार किया गया और इसलिए जो है व्यक्ति को दूसरे बंधनों से मुक्त करने और उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो पहला पड़ाव उदारवाद की विचारधारा में पुनर्जागरण काल था। इस पुनर्जागरण काल ने बुद्धि और तर्क को स्थापित किया जो व्यक्ति का मूल गुण है और उसी के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को, स्वतंत्र अस्तित्व को, उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकारा गया और व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, व्यक्ति को कार्य और चिंतन दोनों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसको पहली बार जो है चिंतन के धरातल पर स्वीकार किया गया। ठीक है, पुनर्जागरण काल में जो वैचारिक क्रांति हुई, उस वैचारिक क्रांति के प्रभाव में दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यह धर्म सुधार आंदोलन भी जो मार्टिन लीथर और काल्विन के नेतृत्व में घटती है और इससे पूरा यूरोप प्रभावित होता है। धर्म सुधार आंदोलन में मुख्य जो चुनौती थी वो चर्च के विशेषाधिकार को दी गई। चर्च के जो मठाधीश थे, जो अधिकारी थे, धर्माधिकारी थे, उसके सत्ता को चुनौती दी गई और व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष रूप से जो है उदारवादी चिंतन से धर्म सुधार आंदोलन का कोई नाता नहीं था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति को जो है धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अस्तित्व का अधिकार देता है तथा साथ ही साथ जो है व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य जो वैचारिक भिन्नता है उसको प्रति सहिष्णुता का भाव हो, इसकी वो वकालत करता है। तो दूसरी बड़ी घटना जिसने उदारवाद को सामाजिक स्तर पर, उदारवादी चिंतन को सामाजिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया, वह घटना जो है वो धर्म सुधार आंदोलन थी। धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की सत्ता को चुनौती देते हुए, धार्मिक अधिकारियों की सत्ता को चुनौती देते हुए व्यक्ति को धर्माधिकारियों के चंगुल से मुक्त कर दिया और इस प्रकार से स्वतंत्र चिंतन का जो है विकास हुआ। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है जिसने उदारवाद की जड़ों को और गहरा किया, वो था निरंकुश शासनों के विरुद्ध जन क्रांति। यहाँ पर तीन क्रांति की चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली क्रांति जो होती है वो 1689 में 1689 में ब्रिटेन में होती है, जहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता का ऐसा परिवर्तन होता है जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं या रक्तहीन क्रांति कहते हैं, जिसमें एक ऐसी सत्ता जो असीमित थी, उस असीमित सत्ता को संवैधानिक सत्ता या सीमित सत्ता में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमेशा हमेशा के लिए जो है एक लकीर खींच दी जाती है कि अब सत्ता जो है वह व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर आधारित नहीं होगी, व्यक्ति की स्वेच्छा से शासन का संचालन नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति पर संविधान का, विधान का, लोगों की इच्छाओं का जो है अंकुश होगा। और इस प्रकार से यह स्वीकार कर लिया गया कि सत्ता जो है वह अब असीमित या निरंकुश नहीं होगी बल्कि सीमित होगी। तो सीमित सरकार, सीमित राज्य, सीमित अधिकार की जो कल्पना है उसको स्थापित किया इसने गौरवपूर्ण क्रांति। साथ ही साथ मनुष्यों के अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को भी
जो यहाँ पर स्थापित करने का काम किया गया। तो इस प्रकार से गौरवपूर्ण क्रांति ने जो है सीमित सत्ता को जो है स्थापित किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी 1789 में, ठीक इसके 100 साल के बाद जो है वो घटती है फ्रांस में, फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा संसार में। इस क्रांति की बहुत महत्ता है। महत्व इसलिए है कि ये वो क्रांति थी जिसने समाज में खास करके शासक वर्ग और कुलीन वर्ग के अधिकारों को चुनौती दी, उनके विशेषाधिकारों को चुनौती दी, उनकी सुपीरियरिटी को चुनौती दी, और समाज में जो मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई थी उसको पाटने का काम किया। और ये वो क्रांति थी जिसने मनुष्य और मनुष्य के मध्य इक्वालिटी, समानता को जो है स्थायी रूप से स्थापित किया, और व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है, जन्म से समान है, और इसीलिए सभी को जो है एक ही प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इस चुनौती को इस सिद्धांत को स्थापित करने का कार्य फ्रांस की राज्य क्रांति ने किया। तो मानव स्वतंत्रता और मानव समानता, उन तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर यह क्रांति जो है हुई थी। पहला स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तीन महत्वपूर्ण स्लोगन थे, तीन महत्वपूर्ण आदर्श थे जिसको फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्थायी रूप से स्थापित किया। तीसरी राज्य क्रांति संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य क्रांति थी। ये जो है ब्रिटेन के अमेरिका में उपनिवेश के द्वारा क्रांति थी, और इस क्रांति में जो चुनौती दी गई वह निरंकुश सत्ता को एक ओर और दूसरी ओर लोकतंत्र के निर्माण की, लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो क्रांति थी न केवल जो है उपनिवेश या साम्राज्यवादी राज्य के विरुद्ध जो है आंदोलन था, क्रांति थी, बल्कि साथ ही साथ आंतरिक स्तर पर जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की पहल भी थी। और इसीलिए सबसे पहले जो है अमेरिका में एक लिखित संविधान बना, और लिखित संविधान के माध्यम से सत्ता को जो है लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया। सत्ता को सीमित किया गया, सत्ता के शक्तियों में विभाजन किया गया, संस्थाओं के मध्य जो है एक दूसरे पर चेक रखने के लिए जो है शक्ति संतुलन के सिद्धांत को जो है स्वीकारा गया। नागरिकों के अधिकारों की जो है व्यापक घोषणा और संरक्षण प्रदान किया गया, और इस प्रकार से जो है विधिवत रूप से एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान के आधार पर बना, और संवैधानिक परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये निरंकुश शासनों के विरुद्ध जो जनक्रांति थी, इन्होंने उदारवादी चिंतन को बहुत गहरे रूप से जो है प्रभावित किया, और इसकी जड़ों को जो है मजबूत किया, और उदारवादी चिंतन जो है वह जो है व्यापक रूप से लोगों के समक्ष आया और उसे प्रभावित किया। एक और घटना जिसने उदारवाद को प्रभावित किया वह थी औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और पूरे यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति जो है व्यापक रूप से फैलता है। और इस औद्योगिक क्रांति ने एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया, जो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के जो लीडिंग ग्रुप थे, जो नेतृत्व देने वाले लोग थे, उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन एकत्रित करना, अधिक से अधिक धन कमाना, और इस प्रकार से धन कमाने की प्रक्रिया या व्यापार के मध्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करना। और इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस सिद्धांत को लोगों को के समक्ष रखा वो था आर्थिक क्षेत्र में
अहस्तक्षेपवाद का सिद्धांत, जो उदारवाद का मूल सिद्धांत है, उदारवाद के केंद्र में है। इसकी स्थापना जो है यूरोप के औद्योगिक क्रांति के माध्यम से की गई। तो औद्योगिक क्रांति वो घटना थी जिन्होंने उदारवाद के आर्थिक चिंतन को जो है पैनापन दिया, उसको विकसित किया और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए इसको स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में कुछ घटनाओं ने भी न केवल उदारवादी चिंतन को मजबूत किया, बल्कि उदारवादी चिंतन इन जो है विचारधाराओं के प्रभाव में आकर के अपने आप को संशोधित करता है और उसमें जो कमियां आ जाती हैं, जो कुरीतियां आ जाती हैं, उसको दूर करके जो है उदारवाद को एक नए रूप में लोगों के सामने रखता है। तो 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि वामपंथी समग्रतावादी राज्य और दक्षिणपंथी समग्रतावादी राज्य का विकास होता है। सोवियत संघ में जो है जो क्रांति होती है, उसके माध्यम से जो सत्ता स्थापित होती है वो वामपंथी समग्रवादी राज्य था और हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में जर्मनी और इटली में क्रमशः जो सत्ता स्थापित की जाती है वो दक्षिणपंथी। ये दोनों ही निरंकुश सत्ता और को स्थापित करता है और मनुष्य के जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उदारवाद इस समय इस समग्रतावादी चिंतन के विरुद्ध खड़ा होता है, इसका पुरजोर विरोध करता है और इस विरोध में पूरा संघर्ष करता है और साथ ही साथ जो है इसके प्रभाव में वो अपने चिंतन में अपने सिद्धांतों में कुछ संशोधन भी करता है। और इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संशोधन दिखाई देते हैं। एक है कि उदारवाद अपने भीतर बहुलवाद को जो है आकर्षित करता है या बहुलवाद को जगह देता है और इस प्रकार से बहुलवाद का उदय होता है। यहाँ पर बहुलवाद का अभिप्राय यह है, जहाँ अभी तक उदारवाद व्यक्ति की बात कर रहा था, वहीं अब वो जो है व्यक्ति को छोड़ करके समूह की बात करने लगा है और समाज को समूहों का संगठन मानते हैं। समाज का संचालन समूह के द्वारा होता है, इस चिंतन को स्थापित किया। और दूसरी ओर जो है पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में जो मजदूर वर्गों की स्थिति में गिरावट आई थी, मजदूरों का जो शोषण बढ़ा था, मजदूरों की स्थितियों में जो गिरावट आई थी, उसको दूर करने के लिए राज्य को कुछ अधिकार देने की वकालत की और राज्य के हस्तक्षेप की मांग की कि खास करके मजदूरों और कमज़ोर वर्ग के कल्याण के लिए राज्य को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे समाज में ऐसा वातावरण बने, ऐसा स्वस्थ वातावरण बने जिसमें सभी लोग जो है समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ऐसी अवस्था जो है क्रिएट करने की कोशिश। दरअसल अब तक जो राज्य की कल्पना उदारवाद में थी कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था में जिस विचार को सामने रखा गया वो अहस्तक्षेपवाद था कि आर्थिक क्षेत्र में जो है राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब उसके दुष्परिणाम आए तो उसके आलोक में जब उन्होंने संशोधन किया तब जो है उदारवादी चिंतकों ने राज्य को प्रोत्साहित किया कि राज्य जो है वो हस्तक्षेप करके जो है खास करके मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने वाली योजना का निर्माण करे, उसे क्रियान्वित करे और उनकी स्थितियों में सुधार करे। तो इस प्रकार से जो एक निगेटिव राज्य था, जो नकारात्मक राज्य था, एक सीमित राज्य था, एक मिनिमल स्टेट था जिसके पास बहुत कम कार्य थे, उसको प्रोत्साहित किया कि वो अपने ऊपर दायित्व ले और धीरे धीरे राज्य का जो नकारात्मक रूप था वो बदल करके सकारात्मक राज्य में परिवर्तित हो गया। और सकारात्मक राज्य के रूप का मतलब है कि व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक कल्याण किस प्रकार से किया जाए इसका चिंतन करना, उस चिंतन के माध्यम से चिंतन के आधार पर नीतियों का निर्माण करना और नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से लोगों की स्थिति में सुधार करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उदारवाद एक जीवंत विचारधारा है जो पुनर्जागरण काल से विकसित होता है
है और धीरे धीरे जो है वह विभिन्न घटनाओं से प्रभावित होकर वह अपने आप को जो है निखारता है, वो अपने आप को संवारता है और विकसित होता हुआ जो है वह आगे बढ़ता है। जहाँ कहीं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं वहाँ पर वो अपने आप को संशोधित भी करता है, संशोधित करने के बाद फिर सशक्त रूप से जो है वो विचारधारा को आगे रखता है। और यही वो वजह है, यही वो जीवंतता है, यही वो डायनेमिज्म है जिसकी वजह से उदारवाद 400 450 साल से लगातार अस्तित्व बनाए हुए है। उसका अस्तित्व न केवल बना हुआ है बल्कि लगातार जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और 1992 में तो जब सोवियत संघ का अवसान 1991 में हो गया, तब जो है फ्रांसिस फुकुयामा ने एक जो है थीसिस लोगों के सामने रखी कि अब जो है विचारधारा का अंत हो गया है, विचारधारा के संघर्ष का अंत हो गया है और एक विचारधारा जो विजयी हुई है और वह है उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा। तो यह इतनी सशक्त विचारधारा है। आज के लिए इतना ही।